हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो संबंधित है एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 से। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 17 यानी तारे एवं सौर परिवार में दिए गए अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज में जितने तरह के प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को हम बारीकी से समझेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल या धूमकेतु। हमारे सौर परिवार का सदस्य हैं सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा उल्कापिंड। परंतु तारामंडल हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है सीरियस, बुध, शनि या पृथ्वी। सही जवाब होगा सीरियस। सीरियस एक तारा का नाम है और ये आकाश का सबसे चमकीला तारा है, यानी सीरियस हमारे सूर्य का कोई ग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि। पहला ऑप्शन दिया गया है, हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। अगला कथन है, हमारी चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होती रहती है। तीसरा कथन है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भाग को ही ढकती है। और अंतिम ऑप्शन दिया गया है, चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई नियत नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य से प्राप्त रोशनी को हमारी ओर परावर्तित करती है और इसी परावर्तित प्रकाश को देखकर हम चंद्रमा को देख पाते हैं। हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख पाते हैं जिस भाग से परावर्तित किरण हमारी नेत्रों पर आती हैं। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 1। हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। अगला है प्रश्न संख्या 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह डैश है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है? सही जवाब होगा नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है, वर्ण में रक्ताभ प्रतीत होने वाला ग्रह है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो रक्ताभ यानी लाल रंग का प्रतीत होता है? सही जवाब होगा मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, तारों के ऐसे समूह को जो कोई पैटर्न बनाता है डैश कहलाते हैं। हमारे आकाश में कुछ तारों का ऐसा समूह पाया जाता है जो कुछ निश्चित आकृति में सजे होते हैं। इस प्रकार के पैटर्न को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा तारामंडल। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा गया है, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? जो पिंड ग्रह की परिक्रमा करे उसे उपग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शूटिंग स्टार वास्तव में डैश नहीं है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा शूटिंग स्टार क्या है। जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आकाश में एक लंबी सी प्रकाश की धारी बहुत ही कम समय के लिए हमें दिखाई देती है। वास्तव में ये क्या है? इससे उल्का कहा जाता है। किसी कारण से जब कोई पिंड हमारी पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करती है अंतरिक्ष से, तो ये वायुमंडलीय घर्षण के कारण जलकर तप्त हो जाती हैं, जिसमें हमें प्रकाश की एक लंबी सी धारी बहुत ही कम समय के लिए दिखाई देती है। इससे उल्का कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह टूटता तारा है, यानी इससे टूटता तारा या फिर शूटिंग स्टार कहा जाता है। वास्तव में यह कोई तारा नहीं है, लेकिन इसका नामकरण ऐसा किया गया है कि इससे टूटता तारा कहा जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब हम दे सकते हैं कि शूटिंग स्टार वास्तव में तारा नहीं है।
अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह डैश तथा डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य काफी बड़ा अंतराल है। इन दोनों कक्षाओं के मध्य बहुत से ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की चक्कर लगाते हैं। इन सभी खगोलीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का जवाब हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित कथनों पर सत्य ट्रू अर्थात टी अथवा असत्य फॉल्स अर्थात एफ अंकित कीजिए। इस प्रश्न में हमें कुछ कथन दिए जाएंगे जिसमें हमें यह पता करना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है। ध्रुव तारा एक तारा है और ये हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं है, अर्थात ये एक असत्य कथन दिया गया है। अगला कथन है बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। ये एक सत्य कथन है क्योंकि हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों में से बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। इसी प्रकार अगला कथन है यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है, जो कि एक असत्य कथन है क्योंकि हमारे सौर परिवार का सबसे दूरतम ग्रह सूर्य से अधिक दूरी वाला ग्रह जो है वह है नेपच्यून, यानी यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह नहीं है। इस प्रकार यह एक असत्य कथन है। अगला कथन है इनसैट एक कृत्रिम उपग्रह है, जो कि एक सत्य कथन है। इनसैट एक कृत्रिम उपग्रह का नाम है। इस प्रश्न का अगला कथन है हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह है। यह एक असत्य कथन है क्योंकि हमारे सौर परिवार में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। अब यह सौर परिवार का कोई ग्रह नहीं है, अर्थात वर्तमान में हमारे सौर परिवार में केवल 8 ही ग्रह हैं। इस प्रकार यह कथन एक असत्य कथन है। अगला कथन है ओरायन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है, जो कि एक असत्य कथन है क्योंकि ओरायन तारामंडल को हम बिना दूरदर्शक के सहारे भी देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। स्तंभ 1 के शब्दों का स्तंभ 2 के एक या अधिक पिंड या पिंडों के समूह से उपयुक्त मिलान कीजिए। इस प्रश्न में हमें 2 कॉलम दिए जाएंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में जो शब्द दिए जाएंगे इसका सही सही मिलान कॉलम 2 में दिए गए पिंड या पिंडों के समूह से करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है कॉलम 1 और कॉलम 2 में। इस प्रश्न में कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 में दिया गया है आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, तारामंडल और पृथ्वी के उपग्रह, जबकि कॉलम 2 में दिया गया है शनि, ध्रुव तारा, सप्तऋषि, चंद्रमा, पृथ्वी, ओरायन और मंगल। अब हमें स्तंभ 1 में दिए गए शब्दों का सही सही मिलान स्तंभ 2 में दिए गए शब्दों या पिंडों से करना है। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। कॉलम 1 के क में दिया गया है आंतरिक ग्रह। अब स्तंभ 2 में दिए गए जो सभी भी पिंड हैं उनमें से कौन कौन सा ऐसा पिंड है जो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी और मंगल। अगला है बाह्य ग्रह। स्तंभ 2 में जितने भी पिंड दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से पिंड बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है, यानी शनि। इसी प्रकार तारामंडल, तारामंडल के लिए हो जाएगा सप्तऋषि और ओरायन। पृथ्वी के उपग्रह की अगर बात की जाए तो हो जाएगा चंद्रमा। इस प्रकार कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए पिंडों के साथ सफलतापूर्वक किया गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 7। यदि शुक्र सांध्य तारे के रूप में दिखाई दे रहा है
तो आप इसे आकाश के किस भाग में पाएंगे? सांझ तारे किससे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सांझ तारे कहा जाता है। यह सांझ तारे हमें सूर्यास्त के बाद दिखाई देती हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि आकाश के किस भाग में हम इसे देख पाएंगे? सही जवाब होगा पश्चिम दिशा में सूर्यास्त के तुरंत बाद। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। सही जवाब होगा बृहस्पति। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तारामंडल क्या होता है? किन्हीं दो तारामंडलों के नाम लिखिए। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। आकाश में तारों का ऐसा समूह जो किसी निश्चित आकृति में सजे होते हैं तारामंडल कहलाते हैं। अगर आप रात्रि में आसमान की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि कुछ विशेष तारे कुछ निश्चित आकृति में सजे होते हैं। इस प्रकार के तारों का समूह जो आकाश में एक निश्चित आकृति में सजे होते हैं तारामंडल कहलाते हैं। अगर हम तारामंडल के उदाहरण की बात करें तो इसके प्रमुख उदाहरण हैं सप्तऋषि तारामंडल और ओरायन तारामंडल। अब अगला है प्रश्न संख्या 10। सप्तऋषि तथा ओरायन तारामंडल के प्रमुख तारों की आपेक्षिक स्थितियां दर्शाने के लिए आरेख खींचिए। इस प्रश्न में हमें सप्तऋषि तारामंडल और ओरायन तारामंडल की तारों की आपेक्षिक स्थितियों को दर्शाते हुए एक आरेख खींचना है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हमें सिर्फ तारामंडल का आरेख खींचना है। पहला है सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल का प्रमुख 7 तारे हैं। इन 7 तारों को इस चित्र में दर्शाया गया है। साथ ही साथ सप्तऋषि तारामंडल के 2 चमकीले तारों को अगर हम मिलाएं तो हमें ध्रुव तारे की स्थिति का भी पता चलता है। तो इस प्रकार सप्तऋषि तारामंडल का आरेख इस प्रकार होगा। अगला है ओरायन तारामंडल। ओरायन तारामंडल हमें सिरियस तारा की स्थिति का भी स्थान बताती है। इस प्रकार सप्तऋषि तारामंडल और ओरायन तारामंडल को हम आरेख द्वारा दर्शाए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु। प्रश्न संख्या 12। व्याख्या कीजिए कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे ज्ञात करेंगे। इसका उत्तर हम लिखेंगे इसके 2 सबसे चमकीले तारों को मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे को इंगित करती है। अगर हम सप्तऋषि तारामंडल के 2 चमकीले तारों को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाएं तो हमें ध्रुव तारे की स्थिति का पता चलता है। इससे हम चित्र के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि सप्तऋषि तारामंडल के 2 चमकीले तारों को मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे को इंगित करती है। अब अगला प्रश्न। क्या आकाश में सारे तारे गति करते हैं? व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण लगभग सभी तारे गतिशील नजर आते हैं। अगर आप रात्रि में घंटों आकाश का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि तारे गति करते हैं, परंतु वास्तव में इसका कारण यह है कि हमारी पृथ्वी घूर्णन गति करती है और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही हमें ऐसा मालूम होता है कि आसमान में तारे गति करते हैं। परंतु ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थिर होने के कारण यह स्थिर प्रतीत होता है। एक तारा आसमान में ऐसा है जिसका नाम है ध्रुव तारा। आप देखेंगे कि सभी तारे गति करते हैं, परंतु ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो हमें स्थिर प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि ध्रुव तारे का स्थान जो है वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में है। इस प्रकार ध्रुव तारे अक्ष की दिशा में होने के कारण ये हमें पृथ्वी की सतह से स्थिर दिखाई देते हैं। वास्तव में तारा कोई गति नहीं करते, बल्कि पृथ्वी की गति के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में अगर पूछा जाए कि तारा गतिशील है तो तारा कोई गति नहीं करते हैं।
ये तारे की गति हमारी एक भ्रम है, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तारे गति करते हैं। कारण यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति घूर्णन करती है और इसी के कारण हमें ऐसा लगता है कि तारे गति करते हैं। अभ्यास का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? इस कथन से क्या तात्पर्य है कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है? इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि दो तारों के मध्य की दूरी को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त किया जाता है। अगर कोई तारा हमारी पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है तो इसका क्या मतलब है? अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। तारों के मध्य की दूरी बहुत ही अधिक होती है। तारे एक दूसरे से बहुत बहुत अधिक दूरी पर होती हैं। इतनी अधिक दूरी पर होती हैं कि जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते हैं। इतनी अधिक दूरी को किसी अन्य लंबाई के मात्रक द्वारा व्यक्त करना सुविधाजनक नहीं होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तारों के मध्य की दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के मात्रक का सहारा लेना पड़ता है, जिससे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी है? कोई भी प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर ले, इस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और तारों के मध्य की दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष एक सुविधाजनक मात्रक है। यदि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश को तारे से पृथ्वी तक दूरी तय करने में 8 वर्ष लग जाएंगे। प्रश्न में जैसा पूछा गया है कि अगर कोई तारा हमारी पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रकाश को तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 वर्ष का समय लग जाएगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि तारों के मध्य की दूरी या फिर तारे और पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी अधिक होती है। तब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। इसमें बताया गया है बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात परिकलित कीजिए। बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं? जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि बृहस्पति की त्रिज्या 11 गुनी है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में। इस प्रश्न में हमें आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है बृहस्पति और पृथ्वी का। साथ ही साथ हमें यह बताना है कि बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। मान लिया कि पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल r तथा बृहस्पति की त्रिज्या कैपिटल R है। कैलकुलेशन करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल r है और बृहस्पति की त्रिज्या कैपिटल R है। तो हम लिख सकते हैं कि कैपिटल R इज इक्वल टू 11 स्मॉल r। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है, इसीलिए कैपिटल R इज इक्वल टू 11 स्मॉल r। अब सबसे पहले हम निकालेंगे बृहस्पति का आयतन। ग्रह वास्तव में गोलाकार होते हैं, तो यानी बृहस्पति का जो आयतन होगा वह एक गोले के आयतन के सूत्र के द्वारा निकाला जाएगा। तो बृहस्पति का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब। किसी गोले के आयतन के लिए सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसमें r जो होता है वह गोले की त्रिज्या होती है, यानी कैपिटल R जो है वह बृहस्पति की त्रिज्या है। तो अब हम बराबर लिख सकते हैं 4/3 पाई, कैपिटल R के जगह पर हम 11 स्मॉल r लिख सकते हैं, जैसा कि बताया गया है प्रश्न में। तो इस प्रकार बृहस्पति का आयतन हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे पृथ्वी का आयतन। पृथ्वी का आयतन के लिए हम सूत्र लगाएंगे 4/3 पाई r क्यूब। स्मॉल r ये पृथ्वी की त्रिज्या है। इस प्रकार हमने बृहस्पति का आयतन और पृथ्वी का आयतन निकाल लिया। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हमें आयतनों का अनुपात निकालना है बृहस्पति और पृथ्वी का, यानी अब हम लिखेंगे बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात बराबर। बृहस्पति का जो आयतन हमने निकाला है 4/3 पाई 11 r का होल क्यूब,
अब हम डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे और पृथ्वी का आयतन निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें सारे जितने भी डिजिट्स हैं पाई 4/3 स्मॉल आर सब आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमें प्राप्त होगा 11 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 1। यानी इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 1331 डिवाइडेड बाय 1। यानी बृहस्पति और पृथ्वी के आयतनों का जो अनुपात होगा वह होगा 1331:1। अतः हम लिख सकते हैं बृहस्पति में 1331 पृथ्वियां समा सकती हैं। चूंकि आयतनों के अनुपात से हमें पता चलता है कि बृहस्पति का जो आयतन है ये पृथ्वी की तुलना में 1331 गुना अधिक है। यानी बृहस्पति में 1331 पृथ्वियां समा सकती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखेंगे अभ्यास का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। बूझो ने सौर परिवार का निम्नलिखित आरेख यानी चित्र खींचा। क्या यह आरेख सही है? यदि नहीं तो इसे संशोधित कीजिए। आप देख सकते हैं कि बूझो ने सौर परिवार का एक आरेख खींचा। हमें बताना है कि क्या यह आरेख सही है। अगर यह सही नहीं है तो इससे हमें संशोधित करना है। आप देख सकते हैं कि बूझो के द्वारा जो सौर परिवार का चित्र बनाया गया है वह गलत है, क्योंकि इसमें ग्रहों का सही क्रम नहीं सजाया गया है। इसमें ग्रहों का गलत क्रम सजाया गया है। तो हमें ग्रहों का सही क्रम सजाते हुए एक फ्रेश आरेख खींचना है। इसमें बूझो के द्वारा बताया गया है कि बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद पृथ्वी, इस प्रकार, जो कि गलत है। इसको हमें सही करके एक सही आरेख खींचना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं प्रश्न में दिए गए आरेख सही नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रहों को सही क्रम में नहीं दर्शाया गया है। अब हमें सही क्रम दर्शाते हुए एक आरेख खींचना है सौर परिवार का। सौर परिवार का सही आरेख इस प्रकार होगा। सौर परिवार के केंद्र में सूर्य होंगे। सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। सबसे पहला ग्रह होगा बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ और उम्मीद करता हूं इसमें सारे प्रश्न आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर हमने जाना। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। यह वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लाइक करना न भूलें। तब तक के लिए बाय।